केतन हत्याकांड में सिया और चेतन ने पॉलीग्राफी टेस्ट से इनकार कर दिया। चेतन के दोस्त से भी पूछताछ हो रही है। और ये पॉलीग्राफी टेस्ट आखिर है क्या, इसके नियम क्या हैं, और चेतन और सिया ने पॉलीग्राफी टेस्ट से इनकार क्यों किया, किस बात का डर है, और क्या चेतन और सिया पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से सचमुच मना कर सकते हैं। केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। और अब चेतन के उस दोस्त से पूछताछ हो रही है जिसे हत्या की योजना के बारे में पता था। पुणे जिले के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपित सिया गोयल और सह आरोपित चेतन चौधरी ने पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर अब इस मामले में चेतन के एक साथी का नाम भी सामने आ रहा है, जिससे चेतन ने केतन को मारने की पूरी योजना बनाई थी और उसने चेतन को ऐसा करने से मना किया था। शुक्रवार की अगर बात करें तो पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त होने के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने दोनों आरोपितों सिया और चेतन को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 16 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुणे ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक रिमांड के दौरान की गई पूछताछ में सिया और चेतन के बयानों में भारी विसंगतियां और विरोधाभास देखने को मिले थे। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से चेतन अलग स्टेटमेंट दे रहा था और सिया अलग स्टेटमेंट दे रही थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का सच सामने लाने के लिए ही अदालत से पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की कानूनी अनुमति मांगी थी। पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसे आम भाषा में झूठ पकड़ने वाला टेस्ट कहते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। यह टेस्ट इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर में कुछ अनैच्छिक शारीरिक बदलाव, इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें वो चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे काम करता है? इस टेस्ट के दौरान व्यक्ति के शरीर से विभिन्न प्रकार के सेंसर्स जोड़े जाते हैं। जब एक्सपर्ट्स उससे सवाल पूछते हैं तो ये सेंसर्स निम्नलिखित शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, झूठ बोलते समय दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, नाड़ी की गति यानी कि पल्स रेट में अचानक बदलाव आना, श्वसन दर यानी कि ब्रीदिंग रेट, सांस लेने की गति का तेज या फिर धीमा होना, पसीना आना, हथेलियों या त्वचा पर पसीनों की ग्रंथियों की सक्रियता का बढ़ना, इन सभी मापदंडों को एक ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपर्ट्स इस ग्राफ का विश्लेषण करके तय करते हैं कि व्यक्ति के जवाबों में कोई विसंगति या फिर एनोमली तो है या फिर नहीं है। पॉलीग्राफी टेस्ट के कानूनी नियम और गाइडलाइंस क्या है? भारत में पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर बेहद कड़े नियम हैं। मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साल 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके तहत कुछ नियम हैं जो कि मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं। आरोपी की सहमति होनी जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को पॉलीग्राफी टेस्ट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह टेस्ट पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए। अगर कोई आरोपी टेस्ट देने से मना करता है तो पुलिस या अदालत उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मजिस्ट्रेट की अनुमति और प्रक्रिया टेस्ट करने से पहले पुलिस को देनी होती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होती है। मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को उसका अधिकार बताया जाता है कि वो चाहे तो टेस्ट के लिए मना कर सकता है। आरोपी के पास अपना वकील रखने का पूरा अधिकार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें, एनएचआरसी के नियम क्या हैं? इस टेस्ट के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। टेस्ट की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। टेस्ट किसी मान्यता प्राप्त फॉरेंसिक लैब में ही योग्य डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की देखरेख में होना चाहिए। कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मान्यता है इसको। पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट को अदालत में सीधे तौर पर प्राथमिक सबूत यानी कि प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाता। यानी केवल इस टेस्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि अगर टेस्ट के दौरान आरोपी कोई ऐसी जानकारी देता है जिससे पुलिस को कोई नया सबूत, जैसे कि हत्या का हथियार या छुपाया गया सामान मिलता है, तो उस सबूत को भारतीय साक्ष्य नियम के तहत कोर्ट में मान्य माना जाता है। आरोपित की सहमति के बिना यह टेस्ट नहीं किया जा सकता। भारतीय कानून के तहत किसी भी आरोपित की सहमति के बिना यह टेस्ट नहीं किया जा सकता, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों आरोपित जांच प्रक्रिया से पीछे हट गए। जांच एजेंसी के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि घटनास्थल पर कोई सीधा चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं था। सीक्रेट कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अधीक्षक संदीप गिल के मुताबिक पुलिस के पास आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त परिस्थितिजन्य और डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। पुलिस ने जांच के दौरान सिया के घर से वारदात के दिन पहने गए कपड़े और एक अतिरिक्त छिपा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।
आरोपितों के फोन, डेटा और चैट से पता चला है कि वे आपस में सीक्रेट कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करके हत्या की साजिश को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस अब जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि मिटाए गए डेटा और कोड भाषा को डिकोड करके अदालत के सामने एक अकाट्य चार्जशीट पेश की जा सके। चेतन के दोस्त से पूछताछ कर रही है पुलिस को अब इस मामले में महाराष्ट्र के बीड जिले के एक युवक के भी चेतन के लगातार संपर्क में रहने की बात का पता चला है। पुलिस अब उससे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को अब तक पता चला है कि मूलतः बीड का रहने वाला उक्त युक्त पुणे के बालेवाड़ी क्षेत्र में नौकरी करता है। वो चेतन का मित्र है। चेतन ने केतन को लोहागढ़ पहाड़ से ढकेल कर मारने की योजना के बारे में उक्त युवक को पहले भी बताया था और हत्याकांड के दिन 18 जून को उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन युवक ने न सिर्फ खुद जाने से इनकार किया बल्कि चेतन को भी ऐसा कोई कदम न उठाने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन चेतन नहीं माना। पुलिस के मुताबिक केतन को लोहागढ़ किले से ढकेलने के बाद भी चेतन सीधे उसी युवक के पास गया था। पुलिस उस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है।